दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्लिप डिस्क की सर्जरी जो होती है उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता है तो आप अपने सर्जन से अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें पहला कॉम्प्लिकेशन है नर्व डैमेज, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है ब्लड क्लॉट, तीसरा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल इन्फेक्शन। इसके अलावा भी और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि किसी भी सर्जरी में कॉमनली देखने को मिलते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशन होता है जो सिर्फ स्पाइन सर्जरी के केसेस में देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं स्पाइनल फ्लूइड डिस्चार्ज। पर इस वीडियो में हम 3 के बारे में बात करेंगे। पहला कॉम्प्लिकेशन नर्व डैमेज। नर्व डैमेज होने की वजह से जिस भी नर्व के डैमेज हो रहा है उसकी वजह से बॉडी का वो पार्ट जिसमें वो नर्व जा रही है वो पैरालाइज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्पाइनल सर्जरी, डिस्क की जो सर्जरी होती है उसको बोलते हैं लेमिनेक्टमी और डिसेक्टमी। तो इस लेमिनेक्टमी और डिस्केक्टमी सर्जरी के टाइम पे एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है पैरालिसिस ऑफ एनी बॉडी पार्ट। ये सभी लोगों को कॉम्प्लिकेशन ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है और सर्जिकल प्रोसीजर इतना डेलिकेट होता है, इसकी वजह से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम एज अ कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट। किसी भी सर्जरी में बॉडी को कट किया जाता है, ब्लड क्लॉट बनता है, ठीक है। ये ब्लड क्लॉट अगर किसी भी ब्लड वेसल में है, ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉट कहीं भी जाके ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सकता है। और ये कब ब्लॉक करेगा किसी ब्लड वेसल को, ये कोई भी नहीं बता सकता। तो दोस्तों ये भी एक किसी भी सर्जरी की तरह स्पाइनल सर्जरी में एक कॉम्प्लिकेशन होता है। तीसरा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, स्पाइनल सर्जरी के बाद आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपकी और बढ़ सकती है। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सर्जरी अच्छे हाइजीनिक एनवायरनमेंट में होनी चाहिए और पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि ऑपरेशन के बाद जो मरीज की देखभाल होती है वो बहुत हाइजीनिक तरीके से होनी चाहिए। ये सब कॉम्प्लिकेशन जानने के बाद अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो सर्जरी प्लान करने से पहले आप 2 चीजों का जरूर ध्यान रखें। एक, जो भी आप पेन किलर या एस्प्रिन, ब्रूफेन, इस तरह की कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, इसको लेना कुछ दिन के लिए बंद कर दें ऑपरेशन से पहले। और दूसरी चीज, अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग को जितना हो सके उतना कम कर दें। अगर बंद कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। तो स्मोकिंग और बैक पेन से रिकवरी में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। हमारा अगला वीडियो इसी के ऊपर होगा, स्मोकिंग और बैक पेन का क्या कनेक्शन है। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि स्लिप डिस्क की सर्जरी के बाद रिकवर होने में कितना टाइम लगता है। तो रिकवर होने में टाइम जो लगता है वो 6 वीक्स टू 12 वीक्स लगता है। ये 6 वीक टू 12 वीक डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है और उसका प्रेजेंट फिजिकल स्टेटस क्या है। कई लोग जो ऑलरेडी बहुत फिट और फ्लेक्सिबल होते हैं उनको रिकवरी में कम टाइम लगता है, लेकिन कुछ लोग जो ऑलरेडी फिट और फ्लेक्सिबल नहीं है, जब आपको डिस्क की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम सीधा जाके डिस्क में हुई। उससे पहले कई तरह के मस्कुलर इम्बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज, मूवमेंट कंस्ट्रेंट्स आपकी बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। इन प्रॉब्लम्स को सर्जरी के बाद भी ठीक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सर्जरी। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करेंगे और इन प्रॉब्लम्स के लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो हो सकता है आप स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम दोबारा फेस करनी पड़े, क्योंकि जिस प्रॉब्लम की वजह से स्लिप डिस्क हुआ उसको आपने ट्रीट ही नहीं किया। स्लिप डिस्क अपने आप में एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो मूवमेंट इश्यूज होने की वजह से एक पॉइंट पे प्रेशर पड़ा आपके, ठीक है, और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आपने फेस करी, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। टोटल टाइम ऑफ रिकवरी इज मैक्सिमम 3 मंथ्स। 3 मंथ्स रिकवरी टाइम, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लेटे रहना है, इसका मतलब ये है कि आपको फिजियोथेरेपेटिक एक्सरसाइजेस प्रॉपरली करनी है। इसके लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट से आप वीकली ऑपरेशन के बाद जरूर मिलें, ठीक है। इससे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी किस तरीके से आपको अपनी एक्सरसाइजेस बढ़ानी है। जिन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज ज्यादा है उनको मायोफेशियल रिलीज थेरेपी और बाकी मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है पोस्ट सर्जरी। तो ये मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट सिर्फ क्लिनिक में ही किया जा सकता है और कुछ सेल्फ हेल्प प्रोसीजर जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट सिखा सकते हैं, जो आप अपने आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज सीखना आपके लिए लिखने जैसा ही है, एक दिन में आप सारी एक्सरसाइज नहीं सीख सकते हैं। तो ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास वीकली विजिट 12 वीक्स तक जरूर मेंटेन करें ताकि आप ऑपरेशन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेनिफिट उठा पाएं। ये जो कॉम्प्लिकेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं,
इनका रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल को जिसको ये कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ जाए उसके लिए तो 100% ही कॉम्प्लिकेशन हो गई ना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, एक छोटी सी रिसर्च के बारे में यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगा। 500 पेशेंट के ऊपर ये रिसर्च करी गई कि सर्जरी के बाद क्या दोबारा सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। तो देखा ये गया कि 500 पेशेंट का जो रिसर्च ग्रुप था उसके अंदर 15 पेशेंट ऐसे थे जिनको दोबारा सर्जरी की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों सर्जरी के लिए बहुत जल्दी ना करें। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिसिन, इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी, इन ट्रीटमेंट से कई पेशेंट्स की बहुत अच्छी रिकवरी होती है स्लिप डिस्क के केसेस में। अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास कॉन्टिन्यूस ट्रीटमेंट को मेंटेन रखें और प्रिकॉशंस को अच्छे से फॉलो करें ताकि आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारे वीडियोस को रोजाना देखते रहें। कोई भी क्वेश्चन है स्लिप डिस्क से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।